बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ ज़ूलॉजी थर्ड ईयर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के सेकंड वेव की वजह से कॉलेजेस जो हैं वो क्लोज़ हैं। अब हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे सिलसिले में पहली ऑनलाइन क्लास है। आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 32 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें पढ़ रहे हैं हाउ एनिमल्स हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। तो आप जानते हैं कि सब एनिमल्स को अपने काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खुराक खाते हैं, जब हम फूड लेते हैं, तो फूड में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, इनकी ब्रेक डाउन की जाती है, इनके CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और उन बॉन्ड में मौजूद जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है टू जनरेट ATP। ATP इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल डेट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके ज़रिए हम ADP को कन्वर्ट करते हैं इनटू ATP। एनिमल्स में जो ब्रेकडाउन है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की सच एज ग्लूकोज, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमने पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन जो है उसमें पहला फेज़ जो है ग्लाइकोलिसिस का, ये सब जानदारों में होता है, चाहे वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहे हो या एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हो। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरोवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और फिर पायरोवेट जो है उसकी फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। तो हमने जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है जब सेल में एंटर होता है तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज। उसके बाद ये मल्टीपल स्टेप्स से गुजरता हुआ ये जो कंपाउंड है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 ATPs जो हैं वो हमें मिलते हैं। वैसे इसमें 4 ATPs जनरेट होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें 2 ATPs यूटिलाइज भी होते हैं इन द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फ़ेज़, तो एनर्जी यील्डिंग फ़ेज़ में हमें 4 मिलते हैं, 2 क्योंकि यूटिलाइज हो चुके होते हैं। तो एट द एंड नेट जो गेन है ग्लाइकोलिसिस का डैट इज़ 2 ATP। उसके बाद इसको ले जाया जाता है पायरोवेट को इनटू क्रेब्स साइकिल। अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहा हो तो क्रेब्स साइकिल जो है उसमें इसको ले जाया जाता है। क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को में यूटिलाइज़ होने वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके कंपाउंड्स को जो इस साइकिल में जो है बन रहे हैं उसको वो जो है बना रहे होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल यहाँ पे जो है चल रही होती है और इसके नतीजे में हमें 2 ATPs मिलते हैं। इसके अलावा इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है, जबकि इस प्रोसेस में जो NADH एंड FADH2 बनता है इनको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाया जाता है जो कि हो रही होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और इस प्रोसेस में हमें 32 ATPs जो हैं वो मिलते हैं। तो नेट हमें 36 ATPs जो हैं इस सारे प्रोसेस में मिलते हैं अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिकली रेस्पायर कर रहा हो। लेकिन अगर एरोबिकली रेस्पायरेशन ना हो रही हो, एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा ऑर्गेनिज्म, तो फिर होती है फर्मेंटेशन। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में आप देखें कि यही प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ग्लूकोज जो है उसकी ग्लाइकोलिसिस हो रही है इनटू पायरोवेट। पायरोवेट को फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू कोएंजाइम A, और फिर जाता है कंपाउंड क्रेब्स साइकिल में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जस्ट ये चलती है, और उसके बाद टोटल हमें ATPs मिलते हैं 36। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर पायरोवेट की होती है फर्मेंटेशन इनटू लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। और ये जो प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में। इनके जो ग्लाइकोलिसिस है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम पढ़ते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन के एवोल्यूशन के बारे में 2 व्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये ख्याल किया जाता है कि ये एक एवोल्यूशनरी बाईपास है टू कीप ग्लाइकोलिसिस फंक्शनिंग, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को जो है वो चलाते रहने के लिए ये एक एवोल्यूशनरी बाईपास है, ताकि इस प्रोसेस में वैसे हमें कोई ATPs तो नहीं मिलते, लेकिन इसमें जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में उसको रीजनरेट किया जाता है, यानी कि उसके जो हाइड्रोजन है उसके ज़रिए एक किसी पायरोवेट को रिड्यूस किया जाता है और उसका
और इस तरह क्या होता है, जो NAD है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हमें वापस मिल जाता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल होता है. तो इट इज़ एन एवोल्यूशनरी बाईपास टू कीप ग्लाइकोलिसिस फंक्शनिंग. एंड सेकेंड व्यू इज़ इट इज़ अ बायोकेमिकल रेमिनेंट दैट इवॉल्व अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जब कोई ऑक्सीजन नहीं थी या ऑक्सीजन बहुत कम थी. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके इंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं, दे आर इवॉल्व फ्रॉम सम प्रीमिटिव सेल्स. अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जनरेट होते हैं, दे आर डोनेटेड टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उसको फिर रिड्यूस किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, पायरोवेट प्लस NADH, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ रिड्यूस कंपाउंड. इट माइट बी अ अल्कोहल और इट माइट बी अ लैक्टिक एसिड. प्लस NAD जो है हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो वापस मिल जाता है. There are two types of fermentation, alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है ये हमने भी पढ़ा है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो रही है. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट इन आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस. एंड पायरोवेट में से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड जो है इसको फिर रिड्यूस किया जाता है इनटू एथेनॉल. और रिड्यूस करने में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आ रही है, NADH जो कि प्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, उसकी हाइड्रोजन को जो है यूटिलाइज़ किया जाता है एसिटाल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए, और इसको दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है वो जो है ये हमें मिल जाती है NAD, जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है. उसके बाद है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. इसमें क्या हो रहा है कि जो पायरोवेट बन रहा है ग्लाइकोलिसिस के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड. और इसकी भी रिडक्शन कैसे की जा रही है कि यहाँ पर भी जो NADH है वो अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहा है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है इनटू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट. अब कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट फर्मेंटेशन, ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक. ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये रहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ ऑक्सीजन कम्प्लीटली एब्सेंट होती है. इनमें कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो आते हैं. जबकि जो फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ATP बनाते हैं बाय एरोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, बट इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो. इसमें आते हैं सर्टेन बैक्टीरिया, यीस्ट, एनिमल मसल सेल्स. इनके हमारे जो मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे मसल सेल्स हैं वो फिर पायरोवेट को जो है वो एनारोबिकली जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं टू लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे मसल सेल्स में अकोमोडेट होती है और फिर हमें पेन जो है वो होती है. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो टिश्यूज़ हैं एनिमल सेल्स, ये इसको दे कैरी आउट मोर एफिशिएंट एनर्जी हार्वेस्टिंग व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट. यानी कि एनर्जी हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म इनमें तब एफिशिएंट होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, लेकिन ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होती तो ये फिर थोड़ी बहुत एनर्जी जो है हासिल करने के लिए फिर ये एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं, इनके लिए फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं. अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन. आपने देखा कि ग्लूकोज जो है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिग्रेडेड इन दिस प्रोसेस. देयर इज़ स्टिल कंसिडरेबल अनयूजेबल एनर्जी दैट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल. एंड ये भी देखा हमने कि मज़ीद कोई ATP भी प्रोड्यूस नहीं हो रही. तो फर्मेंटेशन जो इसका सोल पर्पज़ है NAD की रीजनरेशन. जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि NAD का जो NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में बनता है, इसके हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है और लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल जो है उसको बनाया जाता है. यानी कि एक रिड्यूस्ड कंपाउंड जो है वो बनता है एज अ प्रोडक्ट. और ये जो NADH है ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू NAD और ये हमें अवेलेबल होता है ताकि दोबारा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो है यूज़ किया जा सके. अब हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर ऑक्सीजन हो तो फिर क्या होता है. अब आप जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ATP की जनरेशन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है. एरोबिक रेस्पिरेशन जब इवॉल्व हुई थी इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये तब हुआ था काम जब एटमॉस्फेयर में एनफ ऑक्सीजन जो है वो अकोमोडेट हो चुकी थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो
ये जो एडिशन थी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग स्टेज की इन द एनर्जी हार्वेस्टिंग मैकेनिज़्म, इससे क्या हुआ हमारे सेल्स को ज़्यादा एफिशिएंट वे में एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का जो है वो मौका मिल गया फ्रॉम द फूड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पायरोवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, इसको ले जाया जाता है इनटू अ मेटाबॉलिक पाथवे जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, और इस प्रोसेस में फ्री ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस हो जाती है इनटू वाटर, और इसके साथ हमें मिलते हैं 34 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू द क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं इनटू NADH एंड FADH2। फिर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ले जाया जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस चेन में इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक सीरीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से पास किया जाता है, यहाँ तक कि ये फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन तक पहुँच जाते हैं। क्रेब्स साइकिल में देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ 3 molecules of carbon dioxide and from each pyruvate molecule, और जो एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान मिलती है निकलती है उसे हम ATP बनाकर स्टोर करते हैं। अब जो क्रेब्स साइकिल है ये इसको क्रेब्स साइकिल का नेम दिया गया था आफ्टर साइंटिस्ट हैंस क्रैब, जिसने इस पर वर्किंग करना स्टार्ट की थी इन 1930s। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। Actually, it is a series of reactions in which the pyruvate from glycolysis is oxidized to carbon dioxide gas under aerobic conditions। हम देखते हैं कि इस साइकिल में होता क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पायरोवेट जो है जो कि बना था ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, इसमें से पायरोवेट जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A बाय कंबाइनिंग विद कोएंजाइम A। और जब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह इसी जो कंडीशन में इसी फॉर्म में, तो ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है इसमें से कोएंजाइम A जो है ये रिमूव हो जाएगा और दोबारा जो है ये इस्तेमाल हो जाएगा पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करने के लिए। और इस प्रोसेस में जो है आप देख रहे हैं कि NADH जो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है इनटू NADH, और ये जो 2 कार्बन कंपाउंड इस साइकिल में जा रहा है ये मिल रहा है पीछे से आने वाले प्रीवियस साइकिल से आने वाले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये मिलके बना रहा है 6 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है इनटू 5 कार्बन कंपाउंड अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसमें से कैसे कन्वर्जन हो रही है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है और NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू NADH। उसके बाद अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू अ 4 इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सक्सीनिक एसिड। इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है। इसके अलावा इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उससे एक ATP जो है सिंथेसाइज की जा रही है, एंड इसके साथ साथ NAD को रिड्यूस किया जा रहा है इनटू NADH। उसके बाद सक्सीनिक एसिड जो है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू मैलिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो अ 4 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसमें सिर्फ हो क्या रहा है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हो रही है एटम्स की, और इस प्रोसेस में FAD जो है इसको रिड्यूस किया जा रहा है इनटू FADH2। उसके बाद ये जो मैलिक एसिड है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि नेक्स्ट साइकिल में दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। और इस प्रोसेस में यानी कि मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है तो आप देख रहे हैं कि NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू NADH। तो आप देख रहे हैं कि इस साइकिल में there is production of 1 ATP and there is a production of 3 NADH molecules and 1 FADH2 molecule जो कि फिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो हर पायरोवेट दोनों पायरोवेट से कलेक्टिवली 6 NADH बनेंगे एंड 2 FADH बनेंगे एंड 2 ATPs मिलेंगे हमें इस साइकिल से। अब यहाँ पर यही प्रोसेस जो है बहुत डिटेल में दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये इस जो है साइकिल में जा रहा है, इसमें से कोएंजाइम A जो है रिलीज़ हो रहा है और ये फिर कन्वर्ट हो रहा है इनटू सिट्रेट दैट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सैलोएसिटेट फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल। और फिर यहाँ पर सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू आइसोसिट्रेट
एसिटेट जो है फिर कन्वर्ट हो रहा है इनटू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। इस यहाँ पर मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिमूव हो रही है, NAD जो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है इनटू NADH। फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सिनल कोएंजाइम A। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है इनटू 4 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पे भी NAD को रिड्यूस किया जा रहा है इनटू NADH। उसके बाद सक्सिनल कोएंजाइम A जो है, इसमें से कोएंजाइम A जो है उसको रिमूव किया जा रहा है, और यहाँ इस प्रोसेस में जो एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है इससे GTP को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू GTP, और इस GTP से फिर ATP को जो है वो जनरेट किया जाता है फ्रॉम द ATP। उसके बाद सक्सिनल कोएंजाइम A से बन रहा है सक्सिनेट। सक्सिनेट फिर कन्वर्ट हो रहा है इनटू फ्यूमारेट बाय कन्वर्टिंग FAD इंटू FADH2। उसके बाद फ्यूमारेट में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैलेट। फिर मैलेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि नेक्स्ट साइकिल में दोबारा इसी तरह यूटिलाइज हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान फिर जो NADH एंड FADH2 बनते हैं, इसको फिर हम लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस that transfer electrons from electron donors to electron acceptors via redox reactions and couples this electron transfer with the transfer of protons across the membrane। जैसा कि हमने कीमियोस्मोसिस में पढ़ा था कि एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके दरम्यान में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स उनके दरम्यान में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें उससे जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन को पम्प करने के लिए क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और फिर जब वो प्रोटॉन्स वापस आते हैं तो उनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है टू फॉर्म ATP। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखाई जा रही है, सारे कॉम्प्लेक्सेस दिखाए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है ये एम्बेडेड है। आप देख रहे हैं कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसमें चलती है क्रैब साइकिल, जबकि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकॉर्पोरेटेड हैं। इसमें सबसे पहले देखें यहाँ पे एंजाइम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या कर रहा है? ये NADH को कन्वर्ट कर रहा है इनटू NAD, और NAD में कन्वर्ट कर रहा है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा है टुवर्ड्स दी फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं that are moved from food during glycolysis and the Krebs cycle, these electrons from NAD transfer the electrons to flavoprotein. Flavoprotein is the first molecule of electron transport chain। ये फ्लेवोप्रोटीन जो है ये पहला मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और फ्लेवोप्रोटीन जो है इसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आपको ये पर्पल में नज़र आ रहा है, ब्लू में। उसके बाद FMN से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं टू एन आयरन सल्फर प्रोटीन। इट इज़ वन ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स इन विच बोथ आयरन एंड सल्फर आर टाइटली बाउंड। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। FMN जो है रिटर्न हो जाता है इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्विनोन पे, यानी कि कोएंजाइम Q पे, और कोएंजाइम Q से फिर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम्स की सीरीज़ के पास, जिसमें साइटोक्रोम B है, फिर साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, एंड साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A एंड A3 पर जाते हैं। और इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं जो एनर्जी जो है वो इसमें रिलीज़ हो रही है, उससे ATP जो है सिंथेसाइज की जा रही है। एट द एंड ऑफ द चेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो है इनका एक्सेप्टर है और ये बना रहे हैं वाटर, यानी कि डिफरेंट जो है आपने यहाँ पे जो साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं इनमें हीम ग्रुप होता है। दीज आर एक्चुअली साइटोक्रोम B, C1, C, A एंड A3। द लास्ट साइटोक्रोम passes the electron to the oxygen, or it also picks up a pair of hydrogen ions from aqueous medium to form water, and two molecules of ATP are produced during the transfer of electrons through the cytochromes। आप देख रहे हैं साइटोक्रोम्स के में जो ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके दौरान 2 ATPs जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, और प्रीवियसली एक ATP बन रहा है। तो एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATPs जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। जबकि अगर आप बात करें FAD की,
तो FAD जो है it is produced during Krebs cycle, and FADH2 adds its electron to transport chain at a lower energy level than that of NADH. Therefore, the electron transport chain provide about 1/3 less energy from FDH2. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोअर एनर्जी लेवल पे यहाँ पर इस साइकिल में जो ऐड हो रहा है। ये वजह है कि ये जब इस चेन में जाएगा तो ये 2 ATP जो है सिंथेसाइज करवाएगा। तो एक FADH के मॉलिक्यूल से 2 ATPs बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जबकि फ्रॉम ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन for each pair of electrons from NADH there is a production of 3 ATPs and 1 molecule of water। और ये सब कुछ होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, दिस फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो उनकी जो एनर्जी है उससे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये हाइड्रोजन को पंप करती हैं इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे इनको जो है पंप किया जाता है। और फिर जब ये वापस आते हैं तो वापस आते हुए इनकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है ATP को सिंथेसाइज करने में। और एट दी एंड फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑफ द चेन पे ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं, और हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाती है। अब आप इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। हमने पढ़ा कि इन यूकैरियोट्स एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्यों वहाँ पर होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल? क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। And the proteins that bring about the reactions of electron transport chain are bound to the inner mitochondrial matrix। इसके अलावा आपने देखा है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरोवेट ऑक्सीजन ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जबकि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं लाइक ATP कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर डिफ्यूज़ आउटवर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ADP एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड पायरोवेट जो है इसमें डिफ्यूज़ हो रहे हैं, और हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें ATP मिल रहा है, ATPs मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से रिलीज़ हो रही है। तो हमने पढ़ा अभी कि क्रेब्स साइकिल जो है यहाँ पर होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चल रही होती है, जो कि फोल्डिंग की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टा की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी स्कोर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने देखा देयर इज़ अ नेट प्रोडक्शन ऑफ 36 ATPs। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है कितने ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं हर प्रोसेस में और कितने यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जैसा कि हमने पढ़ा था 4 ATPs जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, और 2 ATPs यहाँ पर यूज़ भी हो रहे हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 NADH जो हैं ये बनते हैं, और इसके बाद जब एंट्रेंस होती है NADH की टू क्रेब्स साइकिल तब भी 2 NADH जो हैं ये बनते हैं, और 2 ATPs जो हैं यूटिलाइज भी होते हैं इस प्रोसेस में। इस बाद क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि 2 ATPs बनते हैं फ्रॉम 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स, एंड इस प्रोसेस में 6 NADH बनते हैं एंड 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा है कि हर NADH से 3 ATPs बन रहे हैं, और अगर आप इसको नेट निकालें तो ये 24 ATPs बनते हैं, और हर FADH से 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ATP के। तो अगर आप इसको देखें 2 से तो हम 4 ATPs जो हैं बन रहे हैं। तो टोटल जो है ये बनते हैं 40, और 40 में से अगर आप 4 निकाल दें तो 36 ATPs जो है हमें नेट मिल रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ज़्यादा एफिशिएंट है एनर्जी हार्वेस्ट करने में, हमने पढ़ा है अभी कि, लेकिन हर प्रोसेस का अपना एक जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है ये बहुत इनिशियल एक स्टेप था जो कि इवॉल्व हुआ था फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद इसमें एक एनर्जी रिक्वायरिंग फेस जो है ऐड की गई ताकि ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी को फूड में से जो है वो हार्वेस्ट किया जा सके, उसमें से एनर्जी को गेन किया जा सके। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि किस तरह हम दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लाइक फैट्स एंड प्रोटीन्स को एनर्जी हार्वेस्टिंग के मैकेनिज़्म में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।